डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने CS201 के जो MCQs हैं पास्ट पेपर के उनको डिस्कस करना है। टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लोगों के पेपर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स इसमें जो है वो आप लोगों के रिवाइज़ हो जाएंगे। ये बहुत मेहनत से जो वीडियोस जो बनती हैं, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें और पॉजिटिव कमेंट्स भी ज़रूर दें। तो इस वक्त आप लोगों को जो स्क्रीन पर पास्ट पेपर्स के जो MCQs नज़र आ रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात यह कि जब आप लोगों को ग्रैंड क्विज़ आप लोगों का है, आप लोगों ने ग्रैंड क्विज़ करने से पहले, अपना पेपर अटैम्प्ट करने से पहले एक नई वीडियो आएगी, आपने वो वाली वीडियो ज़रूर देखनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो MCQs हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये एक MCQs है। In order to get 256 from the number 2568, we divide this number by 10 and take। आप लोगों से ये कह रहा है कि हम इस 2568 को अगर 10 के साथ डिवाइड करें और हमें क्या मिलेगा इसके बाद। अगर हम 256 लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, ये जो 256 है, क्या ये इसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर आप लोगों को पता है, जो डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। क्या ये वही सेम नंबर आ जाएगा? ऐसा नहीं है। क्या हमें कोशेंट मिलेगा? जी, हमें जब हम इस 10 को डिवाइड करेंगे 258 के साथ तो हमारे जो आंसर मिलेगा वो जो 256 होगा, वो 256 हमारा कोशेंट होगा। ना वो डिवाइज़र होगा, ना वो रिमाइंडर होगा और ना वो वही नंबर होगा। राइट। सेकंड हमारे पास MCQs है कि करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? मींस के डू वाइल लूप को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसको हमें लिखने का क्या तरीका है। तो देखें, पहली जो कंडीशन है यहाँ पर इसने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कंडीशन। तो कंडीशन हम पहले नहीं लिखते, तो ये MCQs को आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट में इसने लिखा है कि हम सबसे पहले डू वाइल लूप में स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ऐसा भी नहीं करते, तो इसको भी आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डू वाइल लूप में ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बता रहा है कि वाइल कंडीशन। तो वाइल हम सबसे पहले लिखते ही नहीं है। वाइल स्टेटमेंट में जो वाइल लूप होती है उसमें पहले वाइल वाला कीवर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन डू वाइल में सबसे पहले ना वाइल लिखते हैं, ना स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ना कंडीशन लिखते हैं। डू वाइल लूप में हम सबसे पहले डू का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद वाइल की स्टेटमेंट आती है और देन ये जो है ना कंडीशन हमारे पास आती है। तो इसका जो है ना करेक्ट सिंटैक्स आप देख लें। ओके, अब यहाँ पर इस MCQs को देखते हुए आपने अपने दिमाग में ये बात ज़रूर रखनी है कि देखें, ये डू वाइल लूप के बारे में उसने जो वो सेंटेक्स पूछा है। हो सकता है आपको फॉर लूप का भी आ जाए, हो सकता है आपको वाइल लूप का भी आ जाए, तो आप उन दोनों के सेंटेक्स भी ज़रूर देखें। ठीक। थर्ड हम ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए फंक्शंस हैं, ये stdlib.h हेडर फाइल जो है, अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि stdlib जो हेडर फाइल है इनको डील कर सकती है, जो इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो पहले दो फंक्शन आ रहे हैं, ये दोनों फंक्शन जो हैं stdlib.h इनको जो है वो इंक्लूड कर लेती है, यानी हम इनको प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने ये वाली हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लिखी होगी। नंबर 4 पर आएँ तो कहा जा रहा है कि इफ़ द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट। तो क्या होगा अगर हम अपने प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें और वहाँ पर स्विच के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को इंक्लूड ना करें, हम उसको मिस कर दें, तो क्या होगा? क्या कंपाइलर कोई एरर देगा, या कोई लॉजिकल एरर आएगा, या प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, या प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा? तो जो कंपाइलर है यहाँ पर हमें एरर देगा, क्योंकि हमने स्विच के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जब भी हम स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ ब्रेक का जो कीवर्ड होता है वो भी इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी ज़रूर देख लेना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। आप लोगों को पेपर में पूछ सकता है कि स्विच स्टेटमेंट कैसे इम्प्लीमेंट की जा सकती है, उसका जो है ना सिंटैक्स आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके जी, ये MCQs है। कहा जा रहा है कि द डेटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट एट्स। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं ना, जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शन के नाम से पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं डेटा टाइप।
वो जो डाटा टाइप होती है उसका क्या मतलब होता है, ये पूछा जा रहा है। तो वो जो डाटा टाइप हम फंक्शन के नाम से पहले लिखते हैं वो उसकी रिटर्न टाइप होती है। इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन ने हमें वो रिटर्न करता है। जैसे समटाइम्स फंक्शन की रिटर्न टाइप वर्ड होती है, VOID वर्ड। तो वॉइड रिटर्न टाइप का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को MCQs आ सकता है, ठीक है। जो बाद वाले ऑप्शंस हैं कि क्या फ़ंक्शन के नाम से पहले हम जो डाटा टाइप लिखते हैं क्या वो फ़ंक्शन का डाटा होता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्या वो फ़ंक्शन के आर्गूमेंट्स होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। क्या वो फ़ंक्शन का नाम होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि फ़ंक्शन के नाम से पहले हम फंक्शन का नाम तो नहीं लिखते हैं, क्योंकि फ़ंक्शन के नाम से पहले हम सिर्फ उसकी डाटा टाइप लिखते हैं जो उसकी रिटर्न टाइप कहलाती है। वो जो है वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। बस याद ये रखना है कि वो उस फंक्शन की रिटर्न टाइप कहलाती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन हमें वो रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे अगर इंटीजर फंक्शन है तो वो इंटीजर वैल्यूज़ हमें रिटर्न करेगा। ओके जी, ये अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मेंबर फंक्शन है टेल जी, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। कह रहा है इट रिटर्न्स द करंट लोकेशन ऑफ द डैश पॉइंटर। ये जो मेंबर फंक्शन होता है ये हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें गेट पॉइंटर की लोकेशन जो है वो रिटर्न करता है। तो इसको आपने याद कर लेना है। अब आपको वो ओके नंबर 7 पर आ जाएं तो हमारे पास दो नंबर्स हैं। वो ये कह रहा है कि व्हाट डज़ 5, उसके बाद ये बिट वाइज ऑपरेटर है 6 इवेलुएट टू इन डेसिमल। कह रहे हैं कि आपने इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। और कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाय यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर, मींस के और ऑपरेटर। आपको पता है कि और ऑपरेटर में हमारे पास जो है ना वो प्लस का साइन होता है। तो ओके आ जाते हैं इसके हम सोल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ये सोल्यूशन रॉन्ग है। और ये भी आपको जब बताता चलूँ, ये जो पास्ट पेपर मुझे मिला है इसमें ये जो आंसर्स दिए गए हैं ये आंसर्स करेक्ट नहीं हैं। क्योंकि अगर हम 5 को बाइनरी में करें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। अगर हम 6 को डिवाइड करें तो बाइनरी में ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। लेकिन जब हम इसमें बाइनरी ऑपरेटर और लगाएंगे तो ये रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप इसको जब वो कंफर्म भी कर सकते हैं। इसका जो आंसर है इसका आंसर 11 है, लेकिन वो आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया। हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये कहा जा रहा है कि इट इज़ नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो वैसे तो लिनक्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सी को इस्तेमाल करते हुए डेवलप किए जाते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQs है रिज़ल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, बताना है इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। 6 + 27 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका क्या रिज़ल्ट होगा। तो आप लोगों ने देखना है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जो ऑपरेशन पहले होना है आप इसको कैलकुलेटर से करें तो आपके पास आंसर आएगा 9, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, आप इसको वैसे लिखकर भी आप करें। आपको पता है कि पहले डिवीजन होती है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा और देन ये इसके साथ ऐड हो जाएगा और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट MCQs है ये कह रहा है कि डैश बाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय डिक्लेयरिंग द फॉलोइंग अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये एक अरे है जो कि कैरेक्टर टाइप की है, इसका नाम स्ट्रिंग है और इसमें स्टोर किया गया है ये वाला जो वर्ड है, पूरा प्रोग्रामिंग ये इसमें स्टोर है। पूछा उसने ये है कि ये जो अरे है ये कितने बाइट्स इसको रिक्वायर होंगे इसको स्टोर करने के लिए, इन कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। तो इस वक्त यहाँ पर ये जो आंसर लगा है ये आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 11 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसको काउंट करें इन तमाम कैरेक्टर्स को तो ये 11 बनते हैं, ये 12 नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 11 है। तो यानी
इस अरे ने अगर इन कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो उसे 11 कैरेक्टर जो 11 बाइट्स रिक्वायर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक जो कैरेक्टर जब होता है वो 1 बाइट मेमोरी के रिज़र्व करता है। अब आप लोगों को ये MCQs चेंज भी जब वो करके वो दे सकते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये वर्ड चेंज हो सकता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आपने काउंट कर लेने और वो आंसर लगा देना। ओके ये पूछा जा रहा है कि अगर हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, उसका करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पॉइंटर है, हमने उसको कोई वैल्यू पास करनी है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी वेरिएबल को वैल्यू पास करते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं इंटीजर x = 10, ठीक है, तो उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। इसी तरह अगर हम एक पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं, पॉइंटर को कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो कैसे देते हैं, तो ये उसका करेक्ट सिंटैक्स है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप इसका जब छोटा सा एक प्रोग्राम लिखें, वहाँ पर जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप आती है, उसके बाद जो पॉइंटर है उसका नाम आता है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आपने उसको पास करनी है वो आप उसको पास कर सकते हैं। तो ये इसका जो सिंटैक्स है ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ख़ुद इसको वेरीफाई किया है, क्योंकि जो बाकी हैं ये गलत किए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये पहला लिखा हुआ है कैरेक्टर, उसके बाद PTR। अब देखें ये जो PTR पॉइंटर है एक तरह का, इसके साथ स्टैरिक का साइन नहीं यूज़ किया हुआ, तो ये गलत है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखें इसने जो यहाँ पे कोट्स इस्तेमाल किए हैं। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो हम सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं करते, हम डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला तो ठीक है, लेकिन थर्ड में देखें तो थर्ड में भी उसने सिंगल कोट इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन स्टैरिक यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये भी गलत है। उसके बाद ये देखें तो इसके साथ डाटा टाइप मेंशन नहीं की, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ये वाला है जी। आगे चलते हैं। कहता है जी व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन x मॉडुलस इक्वल्स टू इफ़ x = 7। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं C++ में जब प्रोग्राम लिखे छोटा सा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि देखें अगर x की वैल्यू यहाँ पर 7 है और हम इसका मॉडुलस लेना चाह रहे हैं 2 के साथ, तो इट मीन्स कि जब हम डिवाइड करेंगे 2 को 7 के साथ तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। याद रखें कि ये जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, C++ में इसे मॉडुलस कहते हैं, परसेंटेज नहीं कहते। ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो जब हम 7 को डिवाइड करेंगे विद 2, तो 2 3 = 6 और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 होगा। तो ये जो है वो आएगा हमारे पास आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। ये MCQs वही सेम रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। यूनिक्स हैज़ बीन डेवलप्ड इन डैश लैंग्वेज। अभी ऊपर भी हम जिक्र करके आए थे यूनिक्स का, लिनक्स का। ये जो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज की मदद से डेवलप किया गया है, ये C लैंग्वेज की मदद से डेवलप किया गया है। हम ये पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी। नेक्स्ट पर आते हैं। तो डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर्स डज़ नॉट मीन दैट मेमोरी इज़ एलोकेटेड। क्या ये बात ठीक है? जब हम स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि मेमोरी एलोकेट हो गई है? जी बिल्कुल, ये बात इनकी ठीक है, तो हम इसको ट्रू करेंगे। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं। जब हम एक अरे एलिमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो वो जो हम पास करते हैं क्या पास करते हैं, रेफरेंस पास करते हैं या डेटा टाइप पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं या डेटा पास करते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि हम जब भी अरे एलिमेंट पास करते हैं किसी फंक्शन को तो हम वो रेफरेंस के ज़रिए पास करते हैं, डेटा टाइप के ज़रिए भी पास नहीं करते, वैल्यूज़ के ज़रिए भी पास नहीं करते, बल्कि रेफरेंस के ज़रिए पास करते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये हमें एक उसने स्टेटमेंट दे दी है i = 2.5, ये उसने i को वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद द डू स्टेटमेंट यानी जो डू वाइल लूप है वो उसने यहाँ पर यूज़ की है। डू में गए तो वो क्या कहता है, वो कहता है Cout i × 2। ज़रा इधर ही थोड़ा सा हम गौर करें तो Cout के बाद उसने जो है वो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया, तो यहीं से ही हमें एरर का पता चल जाता है। अगर आप बाकी वाली स्टेटमेंट ना भी पढ़ें तो उसने हमें कुछ आंसर्स दिए हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो एरर है, क्योंकि यहाँ पर इसके सिंटैक्स में ही प्रॉब्लम है। तो ये एरर आएगा अगर हम इन जब एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे।
नेक्स्ट है व्हाट डज़ नॉट 7 इवेलुएट टू इन डेसिमल वेयर नॉट इज़ अ नॉट ऑपरेटर। आपको पता है ना कि 3 तरह के ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये मेनली 3 होते हैं। तो कह रहा है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा अगर हम इसको इवेलुएट करेंगे डेसिमल में। तो पता है ये जो 7 है ये ऑलरेडी डेसिमल में ही है, तो इसको हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डेसिमल में भी 7 होगा, बेशक आप इसके साथ नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें या ना करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द कंडीशन इन वाइल लूप मे कंटेन लॉजिकल एक्सप्रेशन बट नॉट रिलेशनल एक्सप्रेशन। कह रहा है कि जो हम वाइल लूप में हम जो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं वो लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है लेकिन रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं होती। ये बात इसकी गलत है, आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन में रिलेशनल एक्सप्रेशन ज़रूर होती है, मींस कि उसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह का साइन उसमें ज़रूर होता है। उसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं होती बल्कि उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। आप इसके लिए वाइल लूप का सिंटैक्स मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट MCQs है सर्चिंग इज़ ईजियर व्हेन एन अरे इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर हमने एक अरे बनाई है और उसको सॉर्ट कर दिया है, मींस कि हमने उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको तरतीब दे दिया है, तो क्या अब उस अरे में से किसी एलिमेंट को सर्च करना आसान होगा? जी हाँ, अब उसमें से सर्च करना आसान होगा क्योंकि वो अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। उसमें से किसी भी जो वो एलिमेंट को तलाश करना या उसको सीक्वेंसिंग में करना बहुत आसान होगा और हमें जो लाइंस ऑफ कोड हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, तो आसान हो जाएगा। अगर हम एलिमेंट्स किसी को सर्च करना चाह रहे हों और हमारी अरे सॉर्टेड ना हो तो पहले हमें अरे को सॉर्ट करना पड़ता है, उसको तरतीब में लाना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें से कोई सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो कहा जा रहा है अगर एक अरे है उसमें 100 एलिमेंट्स हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, हम उसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि जो अरे हम डिक्लेयर करते हैं, अरे जब हम बनाते हैं तो उसमें अरे का जो इंडेक्स होता है, जो सबस्क्रिप्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम यूँ कहेंगे उसका जो सबस्क्रिप्ट की रेंज है वो 0 से लेकर 99 तक है, क्योंकि अरे का जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है, जो पहला इंडेक्स होता है वो स्टार्ट 0 से होता है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास यहाँ से ये कहा जाए कि 99 एलिमेंट्स होंगे तो फिर हम क्या कहेंगे 0 to 98। ओके जी, आगे चलते हैं। ये कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास ये एक C++ की स्टेटमेंट है a = 3 और सेकंड है b = a++। ओके, कह रहे कि इसका आंसर क्या होगा अगर हम इसको C++ में एग्जीक्यूट करते हैं। ओके जी, पहला आंसर है 3,4, दूसरा आंसर है 4,4, तीसरा आंसर है 3,3, लेकिन ये आंसर गलत है। जी, हम इसको वेरीफाई करते हैं क्यों गलत है। देखें जी, पहली वैल्यू क्या है a = 3 और दूसरी वैल्यू है b = a++। हम इधर एक ऑनलाइन कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं और इसी जो है ना स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके जी, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं a, उसने a बनाया हुआ है, ठीक है, और इसको उसने वैल्यू पास कर दी है 3, और एक दूसरा वेरिएबल है b, उसका नाम है, और उसने कहा है कि जो b है वो = a++ है। ओके, अब हम इन दोनों को सी आउट करवा के देख लेते हैं और हमें पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। ओके, ये हमने लिख दिया a और b। पहले हमने a की वैल्यू ले ली सेम एज़ जैसे उसने बताई हुई है, उसके बाद b की ले ली। अब हम इन दोनों को प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। ओके जी, हम इसको रन कराते हैं। ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मैं ओके जी, ये इंटरनेट के साथ सिस्टम को मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि इसका जो आंसर है वो 4,3 है। ओके जी, आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल अरे टू वैल्यू 0। अगर हमने एक 2 डायमेंशनल अरे बनाई है और हम उसको 0 से इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं
उन अरेज़ को। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें 2 डायमेंशनल अरे चाहिए। इसने पहला तरीका ये लिखा, ये तरीका गलत है। आप इसको 2 डायमेंशनल अरे को इनिशियलाइज़ करने का तरीका आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं, गूगल से भी आप जो वो सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है करने का, ये करेक्ट है। अगर हम ज़ीरो से इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं अरे को, तो ये इसका जो सिंटैक्स है वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं और अपनी बुक्स वगैरह से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है और मेरा ख़्याल है आप लोग सुन कर बोर भी होंगे। तो ये जो बाकी के MCQs हैं मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जो फ़ाइल है आप इसी फ़ाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं साथ डाल दूँगा, क्योंकि कुछ MCQs आगे हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं और मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि आप लोग फिर सारी वीडियो सुनेंगे भी नहीं। कल आप लोग पेपर को अटैम्प्ट करने से पहले आप लोग एक दूसरी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अपना पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बैठते हैं वीडियोस बनाने के लिए। वीडियोस एडिट भी करना होती है, मटेरियल भी ढूंढना होता है, उसको अपलोड भी करना होता है, एडिट भी बहुत लंबा काम होता है। आप लोगों के लिए ये 10 मिनट की 20 मिनट की वीडियो ज़रूर होगी, लेकिन हमारे लिए ये 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होती है। तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक भी किया करें और कमेंट में पॉजिटिव अपनी जो है ना वो फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।